हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 103 के बारे में। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक दोस्तों 102 पार्ट्स को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा दोस्तों। आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इसी के साथ साथ हमारे चैनल्स पर आपको अलग अलग सीरीजेस भी मिल जाएंगी, जैसे कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी की चल रही है, अजय रावत जी की सीरीज चल रही है, पोस्टमार्टम क्लासेस की सीरीज चल रही है, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही है। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों 15 जून से हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट का बैच शुरू हो रहा है। अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके। और अगर आप डेमो प्रैक्टिस सेट्स या फ्री वाले प्रैक्टिस सेट्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, जो कि UKSSC के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शीतल राज का संबंध किस क्षेत्र से है। तो शीतल राज का संबंध है दोस्तों किस क्षेत्र से? पर्वतारोहण के क्षेत्र से शीतल राज का संबंध है। शीतल राज मुख्यतः दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, यानी कि पिथौरागढ़ इनका जो है वो बर्थ प्लेस है और पर्वतारोहण से ये संबंधित है। सितंबर 2019 में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था और इन्हें राज्य या उत्तराखंड राज्य की सबसे युवा पर्वतारोही के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनके बारे में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है शीतल राज के बारे में कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? शीतल राज को सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में शीतल राज को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और सितंबर 2019 में इन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था। शीतल राज मूलतः पर्वतारोहण से इनका संबंध माना जाता है। और देश की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था? तो वो थी हमारी बचेंद्री पाल जी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनपद उधमसिंह नगर में हिमालयन फूड पार्क कहाँ स्थित है? जसपुर, रुद्रपुर, काशीपुर या फिर बाजपुर? तो जनपद उधमसिंह नगर में हिमालयन फूड पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थित है? काशीपुर में स्थित है हिमालयन फूड पार्क। कहाँ पे स्थित है? काशीपुर में स्थित है। और काशीपुर में हिमालयन फूड पार्क की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में काशीपुर में हिमालयन फूड पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। काशीपुर की संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो काशीपुर के संस्थापक के रूप में काशीनाथ अधिकारी जी को जाना जाता है, जो कि बाज बहादुर चंद के कार्यकाल में क्या थे? एक अधिकारी थे चंद्राद्रज में, ठीक है। और काशीपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1639 में दोस्तों हमारा काशीपुर शहर की स्थापना हुई थी। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। काशीपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो काशीपुर ढेला नदी के किनारे स्थित है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। और काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो गोविशाण। गोविशाण क्षेत्र के नाम से काशीपुर को प्राचीन समय में जाना जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हमें पता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार दोस्तों उत्तराखंड के दो जनपदों में पाया जाता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद और नैनीताल जनपद में, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है आपका 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 520 वर्ग किलोमीटर आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई थी, जो कि भारत का यानी कि हमारे देश का और एशिया का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क था। उसके बाद में दोस्तों 1952 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित मतलब या हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। कब? 1952 में। उसके 5 साल बाद दोस्तों 1957 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट के नाम पर दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। वर्तमान में हम इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में कुछ समय पहले चर्चाओं में था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कि इसका नाम दोबारा से किया जाएगा क्या? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा नेशनल पार्क दोबारा से इसके नाम को किए जाने की बात चल रही है, ठीक है। उत्तराखंड के दो जनपदों पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में इसका विस्तार पाया जाता है। पौड़ी गढ़वाल में इसका दोस्तों अधिक विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी द्वार के बारे में, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिमी द्वार है दोस्तों कौन सा? ढिकाला, ठीक है। ढिकाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिमी द्वार है या प्रवेश द्वार है। और पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का? वह है दोस्तों कोट द्वार, ठीक है। कोट द्वार इसका पूर्वी प्रवेश द्वार है। या एक बार एग्जाम में आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार
स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ढिकाला में स्थित है, जो कि नैनीताल जनपद में ही पड़ता है। ठीक है, इसी के बीच में दोस्तों हमारा पाटलिपुत्र भी स्थित है। और एक और पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कि भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र या बाघ सुरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को देश का या भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1973 में किया गया था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और एक और प्रश्न यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था 2013 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2018-19 में भी किया गया था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2013 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो इतने पॉइंट दोस्तों आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे मेनली हमारे क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए यहीं से हमारी टाइगर प्रोटेक्शन स्कीम या फिर बाघ संरक्षित या सुरक्षित योजना को भी शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 520 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि राज्य में निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1975, 1999, 1965 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड राज्य में निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत 1985। अगला हमारा प्रश्न है, गौतम कुंड किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, चमोली या फिर उत्तरकाशी। ठीक है, तो गौतम कुंड दोस्तों हमारा देहरादून जनपद में स्थित है। और इसी गौतम कुंड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चंद्रबनी के नाम से इसे जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा देहरादून में चंद्रबनी नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल या चंद्रबनी नामक तीर्थ कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और इसी चंद्रबनी मंदिर को या चंद्रबनी तीर्थ को ही दोस्तों हमारा गौतम कुंड के नाम से जाना जाता है, या देहरादून से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बारे में दोस्तों ये मान्यता मानी जाती है कि महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी और पत्नी के साथ इस स्थान पर निवास किया था। और इसी चंद्रबनी मंदिर के पास में महर्षि गौतम के नाम से ही एक कुंड स्थित है, जिसे गौतम कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये गौतम कुंड किस जनपद में स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। या फिर चंद्रबनी तीर्थ स्थल या चंद्रबनी मंदिर या फिर चंद्रबानी मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी दोस्तों हमारा देहरादून में ही स्थित है। और एक और पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, चंद्रबनी मंदिर पूछेगा तो देहरादून, और चंद्रबदनी पूछेगा, ठीक है, बनी और बदनी में बस इतना सा अंतर है। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जबकि चंद्रबनी मंदिर दोस्तों आपका कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। और चंद्रबनी को ही गौतम कुंड के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं? निम्न में से किस सिद्ध में लोग पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगते हैं? कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध या फिर लक्ष्मण सिद्ध। तो कालू सिद्ध दोस्तों फेमस है पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगने हेतु। ठीक है, अब दोस्तों देहरादून में हमारे 4 सिद्ध आते हैं। एग्जाम में पूछा गया है एक बार ये प्रश्न ड्राफ्टमैन के एग्जाम पेपर में, कि दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से कितने सिद्ध उत्तराखंड में स्थित है? तो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 जो सिद्ध हैं दोस्तों, यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित हैं। और इन चारों सिद्धों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 4 सिद्ध हैं? कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध। ये 4 के 4 सिद्ध कहाँ स्थित हैं? यह देहरादून में स्थित हैं। एक बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से निम्न में से कौन सा सिद्ध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ठीक है, तो 3 ऑप्शन इसमें से दे दिए थे, एक ऑप्शन आपको कोई और दे दिया था। तो इस प्रकार से आपको ये 4 के 4 सिद्ध याद रखने हैं, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध, जिसमें से दोस्तों हमारा कालू सिद्ध प्रसिद्ध है। क्यों? पुत्र प्राप्ति हेतु मन्नत मांगने हेतु। ठीक है, और कालू सिद्ध के बारे में आपको एक और याद रखना है दोस्तों, इसे पुत्रदाता के रूप में भी जाना जाता है। कालू सिद्ध को पुत्रदाता के रूप में भी जाना जाता है। यह देहरादून के भनियावाला में स्थित है। ठीक है, अगला है आपका माणक सिद्ध। तो माणक सिद्ध दोस्तों यह देहरादून में ही स्थित है और देहरादून के बूढ़ी गांव के पास में यह स्थित है। ठीक है, अगला है मांडू सिद्ध, यह प्रेमनगर में स्थित है। और अगला है दोस्तों आपका लक्ष्मण सिद्ध। ठीक है, यह देहरादून में ही स्थित है, पूर्वी देहरादून के पार्ट में यह स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका कालू सिद्ध। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पंच केदारों में चतुर्थ केदार किसे कहा जाता है? मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ या फिर रुद्रनाथ। तो पंच केदारों में से चतुर्थ केदार के रूप में दोस्तों रुद्रनाथ को जाना जाता है। ठीक है, और रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार के रूप में जाना जाता है। अब रुद्रनाथ में भगवान शिव के कौन से भाग की पूजा होती है? मुख की पूजा होती है। ठीक है, रौद्र मुख की रुद्रनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, और ये रुद्रनाथ केदार या रुद्रनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है। देखिए दोस्तों, पंच केदार में आपको पहले बताया था, पंच केदारों में से प्रथम केदार के रूप में केदारनाथ को जाना जाता है, जहाँ पर भगवान शिव के कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है। पंच केदारों में दूसरे केदार के रूप में मध्यमेश्वर नाथ को जाना जाता है, जहाँ पर भगवान शिव के नाभि वाले भाग की पूजा होती है। पंच केदारों में तीसरे केदार के रूप में दोस्तों तुंगनाथ को जाना जाता है, जहाँ पे भगवान शिव के भुजंग
अंग यानी कि हाथ वाले भाग की पूजा होती है, ठीक है। और ये 3 के 3 केदार, केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ और तुंगनाथ, यह दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। और बचे जो 2 केदार है हमारे, चौथा केदार रुद्रनाथ, ठीक है, और 5वां केदार दोस्तों कौन सा, कल्पेश्वरनाथ, ठीक है, कल्पेश्वरनाथ। ये 2 के 2 केदार कहाँ स्थित है, हमारे चमोली जनपद में स्थित है। तो पंच केदारों में से 3 केदार, केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ और तुंगनाथ, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और रुद्रनाथ तथा कल्पेश्वरनाथ, ये 2 केदार हमारे कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों, यह चमोली जनपद में स्थित है, जिसमें रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख वाले भाग की पूजा होती है और कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव के केशों यानी कि बालों की पूजा होती है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और वहीं आपसे पूछेगा कि चतुर्थ केदार तो हमारा रुद्रनाथ है, तो रुद्रनाथ भगवान का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गोपेश्वर स्थित जो गोपीनाथ मंदिर है हमारा, वहीं पर भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। कहाँ पे, गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में, ठीक है। और अगला और लास्ट केदार होता है हमारा 5वां जो केदार है वह कल्पेश्वर है या कल्प केदार है, जो कि चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे भगवान शिव के केशों की या जटा वाले भाग की पूजा होती है। और पंच केदारों में एकमात्र ऐसा केदार कौन सा है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो पंच केदारों में दोस्तों कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा केदार है या एक मंदिर है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष की गई थी, 1993, 1822, 822 या फिर 1015, ठीक है। तो अगर पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज के बारे में देखा जाए तो दोस्तों 822 और 820 2 डेट्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है दोस्तों, तो पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट नामक स्थान पर स्थित है क्या, पाताल भुवनेश्वर गुफा, ठीक है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इस गुफा में हमारा 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ठीक है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में भी पाताल भुवनेश्वर गुफा को जाना जाता है। और 822 ईस्वी में पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज की थी किसने, आदि गुरु शंकराचार्य ने, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर में ही दोस्तों हमारा एक शिव मंदिर भी स्थित है, ठीक है। और पाताल भुवनेश्वर में पाताल गंगा नदी बहती है। पाताल गंगा नदी कहाँ बहती है, पाताल भुवनेश्वर के आसपास ही बहती है, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान स्थित है और इसमें कई द्वार इस गुफा में स्थित हैं, ठीक है। और जिसमें से प्रमुख 2 द्वार हैं, शेषनाग द्वार और मोक्ष द्वार, ये भी हमारे यहीं पर स्थित है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा को दोस्तों 4 युगों के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 4 शिलाएं भी हमारा पाताल भुवनेश्वर में स्थित हैं। तो याद रखना है आपको, पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोलीहाट में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ शंकराचार्य जी के द्वारा पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज की गई थी या स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 822 या फिर 820 ईस्वी में, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब देखिए दोस्तों पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कि कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, गंगोलीहाट नामक स्थान पर यह स्थित है। ऐसी एक और गुफा है दोस्तों क्या, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है। पाताल भुवनेश्वर तो पिथौरागढ़ जनपद की गंगोलीहाट में है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा दोस्तों हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत जनपद में स्थित है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। और इसकी खोज कब की गई थी, 1993 में इसकी खोज की गई थी, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपको याद होना चाहिए लाखू डियार या लाखू गुफा कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा 1968 में लाखू डियार या लाखू गुफा की खोज की गई थी। फड़कानौली शैलाश्रयी दोस्तों कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और यशोधर मठपाल जी के द्वारा फड़कानौली शैलाश्रयी की खोज या फड़कानौली गुफा की खोज 1985 में की गई थी। पेटसाल गुफा या पेटसाल शैलाश्रय कहाँ स्थित है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। और यशोधर मठपाल जी के द्वारा 1989 में पेटसाल गुफा की खोज की गई थी। इतने सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। और दोस्तों ये जो मैं आपको छोटे छोटे फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो एक नॉर्मली मैंने क्वेश्चन आपको एक ओवरव्यू के लिए उठा रखा है। जैसे देखिए पंच केदार में आपको बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। पंचबद्री में आपको बार बार क्यों बताता हूँ, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। ऐसे इतिहास में मैं आपको रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, ये छठे हुए नेता फतेहपति शाह, जगत चंद, उद्योग चंद, इनके बारे में स्पेशली क्यों बताता हूँ, प्रद्युम्न शाह, क्योंकि यहीं से बार बार एग्जाम में रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए, फॉलो कीजिए और आपकी नॉलेज खुद ब खुद दोस्तों बढ़ जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है, सोमवारी महाराज आश्रम किस जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा। सिरोबगढ़ नामक स्थान भूस्खलन के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जनपद में है, यह किस जनपद में स्थित है, बागेश्वर। अल्मोड़ा मुद्राएं कुलिंद राजवंश से संबंधित है। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला उधम सिंह नगर है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया दोस्तों इसमें से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहले अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सिरोबगढ़ नामक जो दोस्तों स्थान है यह दानपुर घाटी में पड़ता है और यहाँ पर एक भयंकर भूस्खलन या आपदा आई हुई थी कुछ समय पहले, ठीक है, 2018 या 17 के आसपास शायद, और आती रहती है, ठीक है। तो सिरोबगढ़ नामक जो भूस्खलन क्षेत्र है यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, भूस्खलन हेतु यह प्रसिद्ध है। और किस जनपद में स्थित सिरोबगढ़, दानपुर घाटी में बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है।
अगला, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कुलिंद राजवंश से संबंधित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, अमोद्यवती प्रकार की मुद्राएं, छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं कुलिंद राजवंश से संबंधित है। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, क्षेत्रफल वाला जिला उधमसिंह नगर जनपद है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और उत्तराखंड का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी गढ़वाल जनपद है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि सोमवारी महाराज आश्रम दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है सोमवारी महाराज आश्रम? तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। क्या? सोमवारी महाराज आश्रम किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 1993 में। उत्तराखंड शिल्कुल का मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है। बिरथी तथा भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। और ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित हुई कब? 1840 में। तो प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग शुरू किया गया था अक्टूबर 1993 में, बिल्कुल सही है। जबकि इस रज्जू मार्ग को बनाने की शुरुआत हुई थी कब? 1983 में। शुरुआत इसको बनाने की शुरुआत 1983 में हुई थी, जबकि इस मार्ग को शुरू कब किया गया था? अक्टूबर 1993 में इसे शुरू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। बिरथी तथा भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था 1840 में, ये भी बिल्कुल सही है। तथा पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी 1839 में। ठीक हो गया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड शिल्कुल का मुख्यालय दोस्तों हरिद्वार में ना होकर कहाँ स्थित है? देहरादून में उत्तराखंड शिल्कुल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, सिटकुल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, और सिटकुल की स्थापना कब हुई थी? 2002 में दोस्तों सिटकुल की स्थापना हुई थी। इसे हम राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, किसको? सिटकुल को। ठीक है, और उत्तराखंड में या उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में मेनली हमारे 7 एकीकृत औद्योगिक आस्थान पे। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आपसे मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, कि उत्तराखंड में सर्वाधिक औद्योगिक आस्थान वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक औद्योगिक आस्थान किस जनपद में स्थित है, या कौन से सिटकुल में सर्वाधिक औद्योगिक आस्थान हमारे स्थित हैं? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे कम जो औद्योगिक आस्थान है वह किस जिले में स्थित है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 51वां, कि अंतरज्वाला नामक मासिक पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती थी, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगला आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रसिद्ध यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज ही दोस्तों मैंने आपको 3 से 4 प्रश्न होमवर्क के लिए दे दिए हैं, इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियोज़ को शेयर करेंगे तभी हमें वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया और उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स मैंने आपको बताए, जो कि आपके आगामी एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। धन्यवाद।